यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में परमाणु नाभिक कर रहे थे, परमाणु नहीं, परमाणु हमने पहले करा रखा है आपको। नाभिक कर रहे थे और नाभिक का जो संरचना था उसको हमने किया था, नाभिक का वर्गीकरण था उसको किया था। नाभिक का जो त्रिज्या होता है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है, के ऑर्डर का होता है, तो वो हमने वो सब बातें की थी। उसका घनत्व आयतन निकाला था। नाभिक का वर्गीकरण में मैंने समस्थानिक, समभारित और सम न्यूट्रॉनिक बताया था। वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो 1 नंबर का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आज जो हम लोग उससे आगे करेंगे तो उसमें एक क्या कहते हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, वो हम करेंगे। और हमने बोर्ड के ऊपर लिख रखा है यहाँ पे कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध क्या होता है, किनका है, तो आइंस्टीन का है। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध क्या होता है, तो आइंस्टीन ने पहली बार दुनिया को बताया। पहले ऐसा माना जाता था कि जो द्रव्यमान है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप अभी भी जब पढ़ते हैं जनरली तो आप ये सोच लेते हैं कि उसका जो द्रव्यमान है किसी भी वस्तु का, वो द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, मतलब उसका द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता। लेकिन आइंस्टीन ने पहली बार दुनिया को बताया कि जो किसी भी जो वस्तु है उसके द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, मतलब द्रव्यमान भी ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसलिए द्रव्यमान को ऊर्जा का ही एक रूप कहा जाता है। तो आइंस्टीन ने बोला कि द्रव्यमान भी ऊर्जा का ही एक रूप है, और अगर ये ऊर्जा का रूप है तो इसको दूसरी ऊर्जा में बदला जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने दुनिया को बताया कि अगर हम कहीं पे कोई मास रखते हैं तो उस मास को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहीं से जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो बनने का रास्ता साफ हुआ। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब में यूरेनियम या प्लूटोनियम के रूप में जो आप ईंधन डालते हैं, वो ईंधन जो है मास के रूप में होता है, द्रव्यमान के रूप में होता है, उसको ऊर्जा के रूप में हम बाद में परिवर्तित कर देते हैं। और आपने सुना ही है कि कितनी ऊर्जा उससे निकलती है, करीब करीब 6000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इस वजह से बहुत ही तबाही वाला वहाँ पे सिचुएशन पैदा हो जाता है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि आइंस्टीन ने यह साबित किया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है, जो मैं अभी आपको बोला। अतः इसे ऊर्जा के दूसरे रूप जैसे गतिज ऊर्जा आदि में बदला जा सकता है। गतिज ऊर्जा, हीट ऊर्जा, जो ताप ऊर्जा है उसमें बदला जा सकता है ना। तथा ऊर्जा को भी द्रव्यमान ऊर्जा में बदला जा सकता है, मतलब जो ऊर्जा है उसको द्रव्यमान में भी बदला जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जो रिलेशन दिया वो दिया E = डेल्टा mc²। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध के अनुसार उन्होंने कहा E जो है वो डेल्टा mc² है। E का मान डेल्टा mc² होता है, जहां डेल्टा m को उन्होंने, जहां पे डेल्टा m को यहीं लिख देते हैं, जहां डेल्टा m को उन्होंने द्रव्यमान क्षति बोला, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है ना। और डेल्टा जो c² है उसको, c को स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब प्रकाश का वेग 3 × 10⁻, प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल, इसका मान आपने 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, आपको पता है कि 3 × 8
10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है वो आपको प्रकाश की चाल होती है, उसको आपको यहाँ पे रखना है। मतलब क्या है कि आइंस्टीन ने जो ऊर्जा का संबंध बनाया उसमें कहा कि कोई भी द्रव्यमान को, ठीक है ना, कोई भी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है या ऊर्जा को भी द्रव्यमान में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ से अगर आप लिखिएगा यहाँ से E/c² है ना, E/c² तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है कि ऊर्जा, E तो ऊर्जा है, E है आपका ऊर्जा, ठीक है ना, जहाँ E ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा हो सकती है, ताप ऊर्जा हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा हो सकती है, आपका गतिज ऊर्जा हो सकती है, कोई भी ऊर्जा हम अगर द्रव्यमान से ऊर्जा में उसको परिवर्तित करेंगे तो जो द्रव्यमान होगा, ऊर्जा जो निकलेगा वो ऊर्जा कैसे निकलेगा, तो डेल्टा एम में c² गुना कर देंगे तब वो क्या कहते हैं ऊर्जा के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से उन्होंने ये बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। और ये घटना जो है हमारे जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं जिनका कि नाभिकीय विखंडन स्वतः होता रहता है, वो वैसे सारे जो नाभिकीय रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो अपने नाभिक से अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं और ऐसे तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है, जिसमें कि नाभिक जो भी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक हैं वो अपने नाभिक से स्वतः ही अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करके अपने द्रव्यमान को कम करते रहते हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ऊर्जा का उत्सर्जन द्वारा उनका द्रव्यमान कम हो जाता है, वो यही है। ऊर्जा के उत्सर्जन द्वारा जितना उत्सर्जन करते हैं ऊर्जा, उसके इक्विवेलेंट मतलब E/c² का इक्विवेलेंट वहाँ से मास कम होता रहता है रेडियो सक्रिय तत्व का। तो रेडियो सक्रियता भी हम लोग करेंगे, रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं वो रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, तो उसके बारे में भी करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो हमने एक टर्म लिखा द्रव्यमान क्षति, तो ये पूछा जाता है आपसे कि द्रव्यमान क्षति क्या होता है, तो इसके बाद हम लोग करेंगे द्रव्यमान क्षति क्या होता है, ठीक है ना। टॉपिक वाइज भी समझ सकते हैं कि ये टॉपिक भी है और छोटा क्वेश्चन भी है। तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है ये हम लोग करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया ही कि कोई भी जो नाभिक होता है जितना ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है ना, उसके इक्विवेलेंट अपने द्रव्यमान को बाहर कर देता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, जैसे कोई भी परमाणु जो होता है उसके अंदर आपको पता है नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। जब नाभिक बन रहा होता है मतलब नाभिक की का जो फॉर्मेशन है, नाभिक का जो गठन है जब होता है तो आपको पता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो बल होता है वो आकर्षक बल होता है, जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। आपने कल मैंने बताया था कि नाभिक के अंदर दो चीज होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है लेकिन प्लस में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम इतना आवेश होता है किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो प्लस प्लस में रिपल्सन तो होगा, तो अंदर में अगर प्रोटॉन है तो रिपल्सन भी मतलब विकर्षण भी होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि आपने पढ़ा है समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। तो प्रोटॉन धन आवेश है, धन आवेश के बीच में विकर्षण होगा, इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में विकर्षण होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसका आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो सोचिए कि कितना छोटा सा जगह में ये रिपल्सन होता है। न्यूट्रॉन तो अनावेशित चार्ज है, उदासीन कण है। तो हमारा जो न्यूट्रॉन है उदासीन कण होने के कारण उसके बीच में आवेश के कारण कोई बल नहीं लगता, क्योंकि आवेश ही नहीं है तो बल कहाँ से लगेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी कोई बल नहीं लगता, क्योंकि प्रोटॉन तो धन आवेशित है लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन है तो उसके बीच में भी बल नहीं लगता। लेकिन इनके बीच में एक नाभिकीय बल काम करता है जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित बल होता है। नाभिकीय बल हमेशा आकर्षित बल होते हैं, वो नाभिक के अंदर ही लगते हैं। वो
नाभिक बल जो होते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगते हैं, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगते हैं, और ये सारे बल आकर्षित बल होते हैं। इसी कारण से जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में विकर्षण है उसके बावजूद भी नाभिक अपना गठन करता है और वो अस्थाई होता है, मतलब स्टेबल होता है। तो जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बीच में जो नाभिकीय आकर्षण बल है उसके द्वारा वो जो बंधते हैं जब, तो उस बल के द्वारा बंधते समय उनकी जब अस्थाई बढ़ती है, मतलब उस उनकी स्टेबिलिटी, स्थायीपन जिसको कहते हैं, वो जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो वो किसी भी इस ब्रह्मांड में किसी चीज का अगर स्टेबिलिटी बढ़ता है तो वो अपनी ऊर्जा को कम कर लेता है। स्टेबल जो भी होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। तो जब ये आकर्षण बल से बंध करके और अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं कोई भी नाभिक, इसका मतलब है कि वो जब उनका जो स्टेबिलिटी बढ़ता है तो वो एनर्जी को बाहर करते हैं, और जब एनर्जी को बाहर करते हैं नाभिक तो उसके जो तुल्य में समतुल्य जो होता है द्रव्यमान उसको वो कम कर देते हैं। तो परमाणु का जो नाभिक है वो जितनी ऊर्जा बाहर करता है अपनी अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने स्थायीपन को बढ़ाने के लिए, उसके इक्विवेलेंट, उसके समतुल्य जो द्रव्यमान है उसको कम कर लेता है, और इसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। मतलब जो नाभिक है अपने गठन के समय, जब उनका गठन होता है, जब नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के बाद जो बंधते हैं, मतलब किसी परमाणु के अंदर जो नाभिक का जब गठन होता है तो वो जो न्यूक्लियर फोर्स से बंधते हैं, जो आकर्षक बल होता है, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में विकर्षण बल होता है, तो उसके बाद भी, क्योंकि एक तो विकर्षित कर रहा है दूसरा आकर्षित कर रहा है, तो जब वो उनका फॉर्मेशन होता है, गठन होता है, तो उनका स्टेबिलिटी बढ़ता है, और जब स्टेबिलिटी बढ़ता है तो उनकी ऊर्जा कम होती है। ये ऊर्जा कम करने के लिए नाभिक अपना थोड़ा सा द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में बाहर कर देता है, जिससे कि उनका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। और इसी जो ऊर्जा के रूप में जो द्रव्यमान की कमी होती है उसको द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। तो किसी भी नाभिक के का जो द्रव्यमान होता है उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को अगर जोड़ेंगे तो उससे कम होता है। मतलब नाभिक है आपके पास, जैसे मान लेते हैं कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का नाभिक है, तो एल्युमिनियम के अंदर जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है उसका अलग अलग मास निकालेंगे अगर, क्योंकि एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, वहाँ से उसका मास निकल जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम का जो न्यूक्लियस है, एल्युमिनियम का जो नाभिक है, उसका अगर सही मायने में मास मेजर करते हैं तो उसका मास थोड़ा सा कम आता है। प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ने से जो मास आता है उससे थोड़ा सा मास कम होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम हमने लिया, और एल्युमिनियम का होता है यहाँ पे 1327, ठीक है ना। तो ये एल्युमिनियम के अंदर प्रोटॉन का नंबर तो आपको पता है कि Np 13 हो गया, है ना। न्यूट्रॉन का नंबर अगर बोलेंगे तो Nn जो है न्यूट्रॉन का नंबर अगर बोलिएगा तो ये हो जाएगा A माइनस जेड, और A आपका 27 है, तो 27 माइनस 13 हो गया, तो ये हो जाएगा 14। और ये जो 14 है न्यूट्रॉन का जो मास है, एक न्यूट्रॉन का मास कल मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है, ठीक है ना। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हमने बताया था, मास ऑफ प्रोटॉन बताया था 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी बताया था। अब 13 प्रोटॉन है तो 13 प्रोटॉन का मास क्या होगा, 13 इंटू दिस कर देंगे, और न्यूट्रॉन का मास इतना कर देंगे। मतलब टोटल मास अगर आप निकालेंगे एल्युमिनियम के न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस में तो केवल प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो मास, टोटल मास अगर न्यूक्लियस का निकालें, न्यूक्लियस है ना, मास मतलब एल्युमिनियम के नाभिक का कुल मास अगर ये निकालें का कुल द्रव्यमान, तो कैसे निकालिएगा, जो टोटल जितना जितना प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है तो 13 प्रोटॉन के मास को गुना कर देंगे, प्लस 14 अगर न्यूट्रॉन है तो 14 न्यूट्रॉन के मास को ये गुना करके, एक न्यूट्रॉन का मास पता है तो 14 न्यूट्रॉन का 14 गुना mn हो जाएगा। एक प्रोटॉन का मास पता है 13 प्रोटॉन है तो 13 गुना mp हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कुल द्रव्यमान आ जाएगा।
लेकिन ये जो द्रव्यमान आता है सही मायने में ये सही नहीं होता है। जो द्रव्यमान होता है टोटल, ये द्रव्यमान ज्यादा होता है। सही मायने में न्यूक्लियस जो होता है एल्युमिनियम का न्यूक्लियस, उसका अगर द्रव्यमान मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंट से किसी तरीके से, है ना, स्पेक्ट्रोमीटर है हमारे पास जो द्रव्यमान मापक होता है, तो उससे आप अगर मेजर करेंगे तो इसका जो माप होता है इस इन दोनों का जो जोड़ से जो माप आता है उससे कम होता है। इसका मतलब है कि जब न्यूक्लियस के अंदर, एल्युमिनियम के न्यूक्लियस के अंदर 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे से बंध रहे होंगे अट्रैक्टिव फोर्स से, और विकर्षण प्रोटॉन के बीच में होता है दोनों से, तो वो स्थायीपन अपना बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जितना ऊर्जा बाहर करता है, क्योंकि अपनी ऊर्जा को कम करता है, वही ऊर्जा के रूप में यहाँ पे द्रव्यमान में अंतर देखा जाता है कि वास्तविक द्रव्यमान जो होता है ये वाला दोनों जोड़ के जो द्रव्यमान निकालते हैं उससे कम होता है, और इसी को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। तो हम इसके बाद जो करेंगे द्रव्यमान क्षति किसको कहते हैं वो कहेंगे, और उसको निकाला जाता है उसी का, उसका जो तुल्य जो ऊर्जा होता है जिसको कि नाभिक बाहर करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसको कह सकते हैं बांधने के लिए। स्टेबल करने का मतलब है बांधने के लिए, उसी को बंधन ऊर्जा भी बोला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। तो दो टर्म हम लोग करेंगे, द्रव्यमान क्षति क्या होता है और बंधन ऊर्जा क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से आता है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। तो ये नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है, मैंने यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है। तो हमने आपको समझाया कि नाभिक का द्रव्यमान क्षति होता है वो जब नाभिक बंधन कर रहा होता है, मतलब नाभिक बंधन कहाँ करेगा, तो नाभिक के अंदर तो दो ही चीज होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है आपस में जब आकर्षित बल से, जो आकर्षण बल होता है वो नाभिकीय आकर्षण बल होता है। नाभिकीय आकर्षण बल हमेशा ध्यान रखना है कि वो नाभिक के अंदर ही लगता है, नाभिक से बाहर कोई भी नाभिकीय बल जो होते हैं वो नहीं लगते। मतलब नाभिकीय बल हमेशा बहुत ही छोटे रेंज में लगते हैं, बहुत छोटे परास में लगते हैं, बहुत छोटे ही डिस्टेंस पे लगते हैं, और उसका जो रेंज होता है 10⁻⁻15 मीटर का होता है। मतलब सोच सकते हैं कि जो नाभिक है उसी के अंदर केवल ये बल लगता है, नाभिकीय बल, और ये हमेशा आकर्षित बल होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षित होती है, विकर्षित होती है, दोनों टाइप की होती है, इसमें से कोई नहीं होती है। तो नाभिकीय बल एक ऐसा बल है जो हमेशा, ऐसे तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको आप क्या कहते हैं, जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, वो भी बल जो आपको पता है कि आकर्षित बल होता है। तो उसी तरीके से लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसको बांधने के लिए जो उत्तरदायी होता है वो नाभिकीय बल होता है। और नाभिकीय बल जो है आकर्षित बल होता है, वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। मतलब कण धनावेशित हो या ऋण, अंदर में तो आपको पता है धनावेशित है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन अनावेशित है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो धन आवेश जो आवेशित चार्ज है प्रोटॉन, उसके बीच में भी आकर्षित बल ही लगता है, नाभिकीय बल। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी आकर्षित बल लगता है, नाभिकीय बल। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी आकर्षित बल ही लगता है। ये सारे बल मिल करके उसको स्थायित्व प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं जो प्रोटॉन प्रोटॉन का विकर्षण है उसकी अपेक्षा। तो मतलब यह है कि जब विकर्षण कम होता है और आकर्षण ज़्यादा होता है तो जो नाभिक है वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है और स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। जब स्थायित्व प्राप्त करेगा तो इसका मतलब है कि उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। तो जितनी ऊर्जा कम होती है उसके इक्विवेलेंट, उसके समतुल्य जो द्रव्यमान है उसको वो उसका क्षय कर देता है। वही द्रव्यमान उसका द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। मतलब जो वास्तविक नाभिक होता है उसका द्रव्यमान हमेशा कम होता है, प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास को निकालेंगे, टोटल करेंगे तो उससे हमेशा कम आएगा। तो न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक जब होता है, ये जो बंधता है
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर जो बंधते हैं एक दूसरे से नाभिकीय बल से, उसमें एक द्रव्यमान का क्षय हो जाता है। इस वजह से नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिससे वो बना होता है उसके कुल द्रव्यमान से। ये हमेशा ध्यान रखना है। और यही कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान का जो वो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जन कर देता है उसके कारण वो बंध जाता है, तो उसी को बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। मतलब जितना ऊर्जा छोड़ के वो अपने आप को बांध लेता है उसी को बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। मतलब उतनी ऊर्जा छोड़ करके वो बंधा है तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, है ना। क्यों? क्योंकि जब वो अनस्टेबल था, जब वो क्या कहते हैं अस्थाई था, कहने का मतलब उसका स्टेबिलिटी नहीं था, है ना, अस्थायित्व तो नहीं था, तो वो क्या कर रहा था, अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने के लिए कि ऊर्जा छोड़ रहा था, है ना, और उसकी वजह से वो अपने आप को अस्थायित्व दे दिया, अपने आप को बांध लिया। तो जितनी ऊर्जा छोड़ा उसके कारण वो अस्थाई अपना अस्थाईपन ले आया। तो जब आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पहले उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको जिससे कि वो अनस्टेबल हो जाए, और अनस्टेबल जब हो जाएगा तब उसको आप निकाल सकते हैं। तो न्यूक्लियस जो अपना ऊर्जा छोड़ता है अपने आप को बांधने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ, वो उसकी बंधन ऊर्जा भी कही जाती है। तो उसमें हम बंधन ऊर्जा इसके बाद करेंगे, लेकिन मैंने समझा दिया दोनों आपको कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से हमेशा कुछ कम होता है। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान मतलब आपके पास कोई भी नाभिक है उसका द्रव्यमान अगर निकालिएगा तो उसका स्पेक्ट्रोमीटर से निकलता है तो उसका द्रव्यमान हमेशा कम आता है। किससे? तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में अभी एल्युमिनियम लिया था, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है और जो न्यूट्रॉन की संख्या है, नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है जिसको न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी बोलते हैं। तो उसका जो द्रव्यमान है टोटल निकाल लेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान पता है हमें, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता है, दोनों को कितना नंबर है प्रोटॉन का वो भी पता है, तो उससे हम निकाल लेते हैं कुल द्रव्यमान जो होता है उससे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान हमेशा कम होता है, और जो कम होता है अंतर जो है इसी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान के इस अंतर को नाभिक का द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। तो द्रव्यमान क्षति क्या हो गया भाई? प्रोटोनों का कुल द्रव्यमान, जितने प्रोटॉन है सबका द्रव्यमान, प्लस जितने न्यूट्रॉन है सबका द्रव्यमान, माइनस नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान निकालिएगा तो ये हमेशा कम आता है। कितना कम आता है उसी को द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। अब हमने लिख लिया यहाँ पे कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो mn ले लिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn ले लिया है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल M ले लिया है जो मैंने यहाँ लिखा है। और लिख लीजिए यहाँ पे, यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn है, परमाणु कोई भी परमाणु होगा तो उसके अंदर नाभिक जो होगा, है ना, परमाणु का हमने क्या किया, उसका परमाणु संख्या z ले लिया, है ना, कोई भी परमाणु है इसकी परमाणु संख्या आपको पता है, उसी को नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। और परमाणु भार संख्या जो A से संकेत होता है उसी को आप कहते हैं न्यूक्लियॉन की संख्या। तो अगर आपको प्रोटॉन की संख्या या Z से पता चलती है कि Z प्रोटॉन की संख्या है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता चलता है? A माइनस Z से, परमाणु भार संख्या में Z को माइनस कर देते हैं। तो हमने मान लिया कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है और उसका द्रव्यमान संख्या A है, तो A में Z को माइनस करेंगे तो हमें निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या तो Z होती ही है। अब प्रोटॉन की संख्या निकल गई और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई। प्रोटॉन का मास हमें पता है mp होता है और न्यूट्रॉन का मास mn हमने मान लिया है यहाँ पे, है ना। ऐसे मास भी पता है आपको क्या होता है, तब हमने mn मास मान लिया किसका? न्यूट्रॉन का, एक न्यूट्रॉन का, mp मास मान लिया एक प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल जो प्रोटॉन है वो है Z, तो Z में मल्टीप्लाई कर देंगे एक प्रोटॉन के मास को तो टोटल मास निकल जाएगा Z इंटू mp। उसी तरीके से कुल संख्या जो है आपका, जो न्यूट्रॉन की कुल संख्या है वो A माइनस Z है, तो कुल संख्या A है और एक न्यूट्रॉन का मास जो है वो mn है, तो mn इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपको पता है कि एक न्यूट्रॉन का मास मान लीजिए 10 ग्राम है, तो 20 न्यूट्रॉन का मास कैसे निकालेंगे? 20 गुना 10 कर देंगे। एक न्यूट्रॉन का मास 10 ग्राम, तो 20 न्यूट्रॉन का भाई तो 20 गुना 10। उसी तरीके से ये Z जो है प्रोटॉन का नंबर है, एक प्रोटॉन का मास 10 ग्राम, तो 50 प्रोटॉन का मास कितना?
तो 50 गुना 10 कर देंगे, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो टोटल मास निकल गया, और जो नाभिक का वास्तविक मास जब हमने निकाला तो नाभिक का वास्तविक मास m मिला, तो ये जो है m आपका उसमें माइनस करिएगा तो द्रव्यमान क्षति निकल जाएगा। आपको पता है वैसे दिया रहता है, लेकिन mp का मास और mn का मास वहां पे दिया रहेगा, u के टर्म में दिया रहता है, ठीक है ना। ऐसे आपने जो पहले पढ़ा था कि mp का मास जो होता है 1.675 इंटू प्रोटॉन का मास में 3 होता है, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है 10⁻⁻27 kg होता है ना। और mn का मान जो होता है वो 1.675 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 गुना 10⁻31 kg होता है। तो ये द्रव्यमान क्षति है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे जनरली ध्यान लेकिन रखना है कि ये जब भी दिया रहता है तो यू में दिया रहता है। ये जो mp और mn है ना, वो एटॉमिक मास यूनिट से निकाला रहता है। मतलब एटॉमिक मास यूनिट तो आपको कल बताए थे कि 1U जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg आया था। तो ये U जो है इतना वैल्यू का होता है। तो इससे इसको डिवाइड करके निकाला रहता है कि कितना ये वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस वैल्यू से हम निकालते हैं, U के टर्म में आता है। तो इसका एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता भी है आप लोग को, और कभी कभार दे देता है तो 5 ही नंबर का देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से करेंगे हम लोग। तो इसके बाद हम लोग करेंगे पहले बाइंडिंग एनर्जी, तब हम उसका क्या कहते हैं जो क्वेश्चन है उसके बारे में अभी बात करेंगे फिर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसका बंधन ऊर्जा जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है ये हमने लिखा, आपको ये समझा भी दिया कि नाभिक जब आपस में बंध रहा होता है तो उसमें जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जब उस नाभिक को आप तोड़ना चाहेंगे, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर नाभिक से निकालने की कोशिश करेंगे तो उनको अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा आपने उनको दी थी बंधते समय, है ना, जब वो एक दूसरे को बांध रहे थे न्यूक्लियस के अंदर, तो उसने जितना ऊर्जा उत्सर्जन किया था उतना ऊर्जा आपको देना पड़ेगा, और तब जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग किया जा सकता है। और इसीलिए उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि उतनी ऊर्जा से वो बंधी रहती है छोड़ करके, उतनी ऊर्जा छोड़ करके बंधी रहती है। ये नहीं समझिएगा कि उतनी ऊर्जा से बंधी रहती है, उतनी ऊर्जा छोड़ती है इसलिए बंध जाती है। क्यों क्यों बंध जाती है? तो मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ अगर स्टेबल होता है, अस्थाई होता है, तो उसका ऊर्जा कम हो जाता है। इस यूनिवर्स में कुछ भी होता है, अगर उसकी ऊर्जा कम हो रही है तो स्टेबिलिटी के डायरेक्शन में जाता है, अस्थाईपन के डायरेक्शन में जाता है। जब उसकी ऊर्जा बढ़ती है तो वो इनस्टेबिलिटी या कह सकते हैं अनस्टेबल हो जाता है, उसका स्थायीपन कम हो जाता है। तो ऊर्जा कम होना स्थायित्व को बढ़ाता है। तो जब ये बंधता है तो अपने स्थायीपन को बढ़ाता है, और इसलिए अपनी ऊर्जा कम कर लेता है न्यूक्लियस से, उतनी ऊर्जा छोड़ देता है द्रव्यमान को निकाल करके, मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में बाहर कर देता है, तो द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। तो अगर आपको बंधा हुआ चीज़ को फिर से आपको अलग अलग करना है तो जितनी ऊर्जा उसने छोड़ी थी उतनी ऊर्जा आपको उसको देनी पड़ेगी, और इसीलिए उसको बंधन ऊर्जा बोलते हैं, क्योंकि उतनी ऊर्जा आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों अलग होगा। उतनी ऊर्जा से वो छोड़ करके बंधा रहता है। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा ऊर्जा का वह परिमाण है जो नाभिक के न्यूक्लियन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियन का मतलब जो नाभिक के अंदर रहने वाला कण है, नाभिक के अंदर रहने वाला कण को न्यूक्लियन बोलते हैं। नाभिक के अंदर रहने वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसलिए न्यूक्लियन बोलते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक है, अलग अलग जब करेंगे तो जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको देना पड़ता है हमें, उसको अलग करने के लिए, उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। अगर तो वही मैंने कहा कि जब वो ऊर्जा छोड़ता है तो उस समय वो द्रव्यमान क्षति कहलाता है। तो अब आपको उतना ऊर्जा उसको देना पड़ेगा, तब दोनों अलग होगा। तो द्रव्यमान क्षति से ही उसको हम संबंधित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, यदि नाभिक की द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम हो तो नाभिक की बंधन ऊर्जा डेल्टा एम सी स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा था मास एनर्जी जो इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध आइंस्टीन का, कि जो एनर्जी होता है अगर मास
द्रव्यमान क्षति इतना होता है तो उसमें c² गुना कर देते हैं तो ऊर्जा के बराबर होता है। तो यही बंधन ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। तो Eb हो गया डेल्टा mc²। ई का मतलब ऊर्जा एनर्जी और बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी मतलब बंधन ऊर्जा। ये बाइंडिंग एनर्जी है, मैंने यहाँ लिख रखा है बाइंडिंग एनर्जी। तो बंधन ऊर्जा BE का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ बी बंधन ऊर्जा के लिए हमने नाम डाला है। सी का मान तो आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब ये डेल्टा एम का मान हमने इसके पहले भी कहा था यू में दिया रहता है। यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, द्रव्यमान इकाई जिसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। यू में हमने आपको समझाया था कि एक यू होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो अभी थोड़ा देर पहले लिखा था। तो ये यदि द्रव्यमान क्षति को परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है, जैसे डेल्टा एम का मान जो है क्या कहते हैं 1.005 यू दे दे, या आपको निकाल के आए डेल्टा एम का मान 1.005 यू, मतलब ये अगर यू में है तब जो है आपका बंधन ऊर्जा में c² गुना करने की जरूरत नहीं है। ये सीधा आप 931.5 MeV, ये इसको बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप मेगा का मतलब होता है 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.602 × 10⁻⁻19 जूल होता है। आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर का इकाई है, आवेश का इकाई है, क्या कहते हैं ऊर्जा का इकाई है, इनमें से कोई नहीं। तो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल होता है तो ऊर्जा का इकाई है। ज्यादातर बच्चे वोल्ट लिख के आ जाते हैं, विभवांतर लिख के आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो EV लिखा हुआ है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, भी का मतलब वोल्टेज पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन तो आवेश होता है और आवेश गुना पोटेंशियल W = Q भी पढ़ा था आपने। तो ये आवेश हो गया, Q आवेश हो गया, V पोटेंशियल हो गया, विभव हो गया, और Q गुना V तो वर्क होता है, कार्य होता है, कार्य का इकाई जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जूल होता है। और मेगा जो लिखा हुआ है, तो मेगा आपने 11th में पढ़ा था 10⁻6 को बोला जाता है। तो 1 मेगा जो होता है मतलब ये 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर बोलिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 10⁻6 गुना 1.602 गुना 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो जूल में अगर पूछेगा तब, नहीं तो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही उसको हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से आपको लिखना है उसका वैल्यू। तो अगर ये यू में रहेगा तो क्वेश्चन एकाध करेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि हमको करना कैसे। कभी कभी तो आपसे ये पूछ देता है कि 1 यू, जो हमने अभी कहा था कि यू में रहता है, तो यू का मान क्या होता है 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg। तो ये बोलता है 1 यू जो होता है वो कितने ऊर्जा के इक्विवेलेंट होता है। 1 यू केवल है, वो कितना ऊर्जा के इक्विवेलेंट होगा। अगर द्रव्यमान क्षति 1 यू हो तो उसकी ऊर्जा कितनी समतुल्य ऊर्जा होगी, तो यही आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ध्यान रखना है कि 1 यू जो है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कैसे निकालेंगे, तो 1 यू किसके कितनी ऊर्जा के इक्विवेलेंट होती है, ये क्वेश्चन बनेगा। 1 यू कितनी ऊर्जा के इक्विवेलेंट होती है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आप सीधा लिखेंगे 931.5 MeV, है ना। वो अगर उसके अंदर है जूल में आएगा, जूल में तो इसको 931.5 गुना यहाँ से इतना गुना करना पड़ेगा तब जूल आएगा। तो जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं कि 1 यू जो ऊर्जा होती है, 1 यू कितने बंधन ऊर्जा के इक्विवेलेंट होती है, तो ये हम अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये बहुत अभी तक जितना क्वेश्चन कराया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। आपको ये सब नाभिक से क्वेश्चन आता ही आता है। ये हमने क्वेश्चन लिखा 1 यू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के समतुल्य होता है, इसे जूल में एवं मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। तो ये जो है 1 जूल कितनी ऊर्जा के बराबर होता है, ये अगर हम निकालेंगे तो 1 जूल का 1 जूल कर रहा हूँ, 1 यू कितनी ऊर्जा के बराबर होता है। तो द्रव्यमान आपको दिया हुआ है ना, द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, तो 1 यू दिया हुआ है और 1 यू का मान आपको मैंने बताया था 1.66
ऐसे टोटल मान होता है 1.6606 गुना 10 पे पावर माइनस 27 kg, ये होता है मान। तो कह रहा है इसको द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दिया था, आपने पढ़ा था E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहाँ पे ये द्रव्यमान है तो इसी को आप डेल्टा एम बोल सकते हैं, क्योंकि इसी को कह रहा है ऊर्जा में बदलने। तो ऊर्जा जो है द्रव्यमान से बदलेंगे तो डेल्टा एम सी स्क्वायर लगाएंगे, कौन सा, तो जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 1.66056 है ना, गुना 10 पे पावर माइनस 27 हो जाएगा, है ना। और ये सी है जिसको आप 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, 2 स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ये किलोग्राम हो जाएगा, मीटर पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को जूल बोलते हैं। तो ये जूल आ जाएगा। तो ये गुना करिएगा तो हो जाएगा 1.66056 गुना 3 दिया 9 हो जाएगा, गुना 10 पे पावर माइनस 27 और गुना 10 पे पावर 8 8 16 हो जाएगा, ये जूल में। तो ये जूल में जो मान आ जाएगा इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 9 छक 54 के 4, 1.49 16 44 से 14 दशमलव समथिंग आना चाहिए। तो ये आता है आपका 14.94504, 14.94504 गुना 10 पे पावर ये हो गया -11 जूल। और ये दशमलव को एक अंक इधर कर लीजिएगा तो यहाँ से, है ना, ये हो गया 14.10 आपका 16 11 27 हो गया ये वाला, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो मान है 1.66 गुना 9 गुना ये हो गया -27, ये हो गया 8 दूनी 16, तो -11 जूल आएगा। तो ये वैल्यू है इसका, वैल्यू में अब इसको MeV में कन्वर्ट करेंगे। इसको और भी लिख सकते हैं, ये दशमलव इधर लाते हैं तो ये पावर ये माइनस में है तो घट जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.49 गुना 10 पे पावर -10 जूल। तो ये हो गया आपका ई का मान जूल में। अब इसको अगर आप बदलेंगे किस में, तो MeV में अगर बदलेंगे तो MeV में बदलने के लिए जो हमने अभी आपको मेगा का बात किया था उसका जो वैल्यू है उसमें रखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे निकालिएगा इससे, यहाँ पे ये जूल से, तो हमने क्या बताया कि जूल जो होता है, आपको बताया था अभी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.602 गुना 10 पे पावर -19 जूल होता है। तो जूल यहाँ तो जूल है ही, तो ई का मान अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो जूल, इतना जूल है, इतना जूल से डिवाइड कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल जाएगा। जो निकालना होता है वो ऊपर होना चाहिए, मतलब इतना से भाग देना पड़ेगा। कहने का मतलब 1.49 गुना 10 पे पावर -10 जूल तो ये है ही। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना जूल बराबर कितना होगा, तो इतना से भाग देना पड़ेगा, गुना 10 पे पावर -19 जूल से भाग दीजिएगा, जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इससे भाग दीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। दिख ही रहा है, इतना जूल में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना जूल में कितना, इतना बटा इतना, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर रखेंगे तो इससे भाग देना पड़े, मतलब ये नीचे चला जाएगा। इसमें इतना, ये जो जूल है इतना जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो इतना जूल को भागा दीजिएगा इससे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि इतना जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इतना किसके बराबर होगा, है ना। इससे मैथ में आपने पढ़ा है तो इससे निकाल देंगे तो ये आता है, ये आएगा आपका 1.49 इंटू 10 पे पावर -10 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 पावर -19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलता है तो ये आएगा आपका मान 0.9315 गुना 10 पे पावर, ये जो ऊपर जाएगा ये इसका मान आता है 1.49 बटा ये कीजिएगा तो ये आएगा, और 10 पे पावर -10 है तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -10 गुना 10 पे पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हो जाएगा 0.9315 गुना 10 पे पावर, ये माइनस था तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा करना है
तो 1 मेगा जो होता है हमने कहा था 10 पे पावर 6 होता है। तो अब इसको मेगा में बदलना है तो 10 पे पावर 6 से ई बराबर 0, अभी बोले थे कि जिसमें बदलना है वो कौन सा है, तो मेगा ऊपर होना चाहिए, तो मेगा ऊपर जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला वैल्यू से इसका मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 10 पे पावर 6, ये ऊपर में तो 9 था, ये 10 पे पावर 6, मतलब 10 पे पावर 6 बराबर 1 मेगा। तो 10 पे पावर 6 बराबर 1 मेगा, तो इतना बराबर कितना मेगा, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और ये 9 है, तो ये जो है 10 पे पावर 6 से 10 पे पावर 3 से कटेगा, और इसको अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3 गुना 3 दशमलव इधर आ जाएगा, 0.9315 गुना 10 पे पावर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा 3 दशमलव उधर चला जाएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख रहे हैं क्या आ रहा है, इससे क्या पता चला कि एक यू जो होता है दैट इम्प्लाइज एक यू किसके बराबर, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो आपसे यही पूछा गया था एक यू द्रव्यमान जूल में कितने बराबर होता है, तो जूल में इतना बराबर होता है, और MeV में कितने के बराबर होता है, तो MeV में इसके बराबर होता है 931.5। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी 1 नंबर का आता है, ये दोनों तो एकदम ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में एक यू कितने ऊर्जा के बराबर होता है, तो 931.5, यहाँ जूल लिखेगा तो गलत हो जाएगा, MeV के बराबर होता है। अगर जूल लिखेगा तो ये सही है, यहाँ पे अगर MeV लिखेगा तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि MeV रहता है तो इतना मान, जूल रहता है तो इतना मान, ठीक है ना। और ये अगर ऑप्शन रहता है तो इसमें आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और इसके बाद हम लोग आगे करते हैं फिर द्रव्यमान क्षति के ऊपर। अब हमने द्रव्यमान क्षति के ऊपर हमने अब एक क्वेश्चन दिया है, ये है स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा। जैसे जो हमने कहा था कि द्रव्यमान क्षति निकालते हैं तो उसमें जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो वास्तविक द्रव्यमान जो है उसके अंदर न्यूक्लियनों की संख्या के द्रव्यमान से अलग होता है। तो वो मैंने जो बताया था कि द्रव्यमान क्षति है और द्रव्यमान क्षति से संबंधित जो बंधन ऊर्जा है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो क्वेश्चन आता है आपको, है ना। यहाँ देख लीजिए, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ऑक्सीजन 816 ऑक्सीजन का 8 परमाणु संख्या होता है, परमाणु भार संख्या 16 होता है। नाभिक का द्रव्यमान इतना है, इतना निकाला गया स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, ठीक है ना। 15.99493 यू निकाला गया है। यदि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्रमशः 1.00727 यू तथा 1.00866 यू, यहाँ पे यू एटॉमिक मास यूनिट में हो, तो द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा ज्ञात करें यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। तो आपको पता है कि जब भी द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति जो निकालते हैं तो द्रव्यमान क्षति हमारा जो डेल्टा एम है वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं, हमने कहा था कि प्रोटॉन की संख्या जिसको कि एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या बोलते हैं, प्रोटॉन का टोटल द्रव्यमान निकाल लेंगे, फिर प्लस करेंगे किससे, तो जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का कितना संख्या है भाई, तो A माइनस जेड, है ना। इसको द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो वास्तविक जो द्रव्यमान है नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, मैंने कहा था कि कोई भी अगर एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 816 है, तो यहाँ पे आपको पता है इसको कहते हैं परमाणु संख्या, पिछले क्लास में बताए थे, पिछले वाले वीडियो में। तो परमाणु संख्या जो है ये है जिसको जेड से आप संकेत करते हैं, ये है परमाणु भार संख्या, है ना। परमाणु भार संख्या लिखा रहता है या केवल भार संख्या लिखा रहता है, तो परमाणु भार संख्या अगर ये है जिसको आप ए से संकेत करते हैं, परमाणु भार संख्या को ए से संकेत करते हैं, तो ये 16 जो हो गया परमाणु भार संख्या हो गया, है ना। परमाणु भार संख्या जो ए होता है वो किसके बराबर होता है, तो न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना Np, और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसके बराबर होता है। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, तो Z के बराबर होती है। तो यहाँ पे Z के बराबर है तो 8 हो गया। और जो आपका न्यूट्रॉन का संख्या है N जो निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी, तो A माइनस Np हो जाएगा,
ए माइनस एन पी, और एन पी क्या है तो जेड है, ए माइनस जेड। ए का मान कितना था तो 16, 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 8 और प्रोटॉन की संख्या भी हमारी 8 थी, मतलब दोनों यहाँ पे 8 आ रहा है ना। उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों समान आए या अलग अलग आए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो जेड है वो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो आपको इतना निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आता है कि अच्छा ये तो परमाणु संख्या है तो ये जेड हो जाएगा, और जेड ही होता है प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, डेल्टा एम अगर निकालिएगा तो जेड क्या है 8 है, और 1 mp जो मास ऑफ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास यहाँ दिया हुआ है 1 देख रहे हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन है 1.00727, तो ये हो गया 1.00727, ये हो गया, ये इतना यू हो गया आपका, ये वाला निकल गया। प्लस फिर ये होता है ए माइनस, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं, तो ये न्यूक्लियन की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में ये परमाणु संख्या माइनस कर देते हैं, 16 में से 8 माइनस कर देंगे। तो ये हमने जो निकाला, ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आता है तो आप सीधा इसको 16 माइनस 8 करके लिखिए, ये हो गया 16 माइनस 8। और mn कितना है, तो mn है आपका, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्रमशः है, तो ये बाद वाला है तो बाद में लिखेंगे, तो इंटू 1.00866, ये हो गया, इतना यू हो गया है ना, तो ये यू हो गया, फिर ये वाला 16 माइनस 8 हो गया तो इतना यू लिखेंगे, फिर माइनस, ये माइनस, और कह रहा है क्या, तो एम क्या होता है, तो एम आपने पढ़ा था कि नाभिक की वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे देख रहा है लिखा हुआ है क्या, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा नाभिक का द्रव्यमान इतना निकाला गया, मतलब प्रयोग से निकाला गया, वास्तविक यही निकाला गया 15.99493। तो इसका मतलब है नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो 15.99493 यू आया है ना। तो कहेंगे सर इसको क्यों दिया, तो ये आपको भटकाने के लिए दिया, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कहीं जरूरत नहीं है, नाभिक के अंदर कहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाभिक के अंदर होता ही नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर दे दे, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो वो आपके लिए काम का चीज हो सकता है। तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, यहाँ 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 के 6, बाकी 5, 8 दूनी 16, 16 5 21 के 1 बाकी 2, 8 सत्ते 56 2 58 हो जाएगा। फिर ये जीरो है तो जीरो ही रहेगा, है ना, ये जीरो है तो जीरो ही सॉरी 8 सत्ते 56 2 58 हो गया, जीरो हो जाएगा। और ये आपका ये हो गया आपका 8, ये हो जाएगा, है ना, ये हो गया 8 सत्ते 56, इसको गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो गया, बाकी बचा 5, 8 दूनी 16 5 21 के बाद बाकी 2, 8 सत्ते 56 और 2 58, 8 बाकी 5, 8 गुना 0 0 हो गया, 5 आ जाएगा 0 हो गया, ठीक है। तो ये इतना यू आ जाएगा, है ना, इसमें भी 8 बचेगा तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा कितना आ जाएगा, इतना यू हो गया, प्लस ये हो गया 8 6 48 के 8 बाकी 4, है ना, 8 6 48 और 4 52 के 2 बाकी 5, 8 8 64 और 5 69, है ना, और ये 0 हो जाएगा इन 0.8, तो ये यू हो गया। अब माइनस 15.99493, ये आ गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 8 6 14 के 4 बाकी 1, है ना, और ये हो गया 2 1 3 1 4, ये हो गया 9 8 17 के 7 बाकी 1, 1 6 5 11 1 12 के 2 बाकी 1, यहाँ 1 हो गया, 8 8 16 हो गया, और ये बच गया माइनस 15.99493 यू। ठीक है ना। अब ऐसे हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ये 4 में से 9 गया तो 9 5 14 के 4 बाकी, है ना, 4 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर ये 2 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये
आप दोनों को माइनस करेंगे तो 3 एक 4 हो गया, 9 5 14 4 बाकी हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, 9 3 12 2 बाकी हो गया, 9 1 10 11 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये 0.1325 यू। तो डेल्टा एम आ गया। मास डिफेक्ट आपको कहा था निकालने के लिए इतना यू में कहेगा तो ये, अगर किलोग्राम में कहेगा तो यू का मान आपको पता है 1.66 गुना क्या कहते हैं 10 पे पावर -27 के जी। तो अगर डेल्टा एम है यू में तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है, आपको पता है एक यू जो होता है वो 1.6605 गुना 10 पे पावर -27 के जी होता है। ठीक है ना, तो आप इसको गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो उसके बारे में बात हम लोग अभी केजी में नहीं करके हमें तो द्रव्यमान क्षति से बंधन ऊर्जा निकालनी है। और देर ये तो हो गया यू में, देयरफॉर बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा ईबी जो होता है वो क्या होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। अगर ये किलोग्राम में रखिएगा तो आपको सी स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा तब जूल में आएगा, फिर उसको एम ई भी में बदलना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या कहा था कि डेल्टा एम अगर यू में है ना, दिख रहा है कि डेल्टा एम यू में दिया हुआ है, ये यू में है अगर, तो हमने कहा था ईबी डायरेक्ट लिखना है, डेल्टा एम का मान डाल देना है और गुना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। ठीक है ना, तो डेल्टा एम तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.13251 है ना, यू है तो यू है तो 931.5 से सीधा गुना कर देंगे है ना, एम ई भी हो जाएगा और यही इसका आंसर आएगा। जब इसको गुना करेंगे 931.5 एम ई भी से तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे इसका बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, तो इसका गुना करके कितना आएगा आप गुना कर ले सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर से करके बताता हूँ कितना आएगा। ये 931.5 गुना 0.1325 तो ये आ रहा है 123.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी आपको इसको देना पड़ेगा तब जाके ये टूटेगा। ऑक्सीजन प्रोटॉन में, ऑक्सीजन का प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है 8 और 8 न्यूट्रॉन, ये सारा का सारा अलग हो जाएगा यदि आप इतनी ऊर्जा उसको देंगे, उसके नाभिक को इतनी ऊर्जा जब प्रदान करेंगे तब। और हमने अभी आपको बताया है एक एम भी जो है वो कितने जूल के बराबर होता है और कितने यहाँ पे जूल के बराबर होता है बताया था आपको, तो वो वाला वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसके पहले जस्ट इसके पहले वही बताया था एम ई भी मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.602 गुना 10 पे पावर -19 जूल होता है। तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करिएगा तो मेगा का मतलब होता है 10 पे पावर 6, तो हो जाएगा 1.602 गुना 10 पे पावर -19 और 10 पे पावर 6 होता है तो उससे गुना करना पड़ेगा। तो 1.602 गुना 10 पे पावर -13 जूल हो जाएगा। इतना जूल एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो अगर आपको जूल में पूछेगा तो इसमें इसको गुना कर देंगे। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब 10 पे पावर 6 होता है, तो मेगा अगर डालेंगे तो 10 पे पावर 6 गुना करना पड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इसको निकालने के लिए। और ऐसा क्वेश्चन आपको आया भी है पहले और आया था तो 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन भी है और इसको बड़ी आसानी से हम लोग बना भी सकते हैं, तो ऐसा आता है तो ठीक है ना। इसके बाद हम लोग करेंगे रेडियो सक्रियता के बारे में कि रेडियो सक्रियता क्या होता है और रेडियो सक्रियता जो होती है उसके कारण क्या क्या होते हैं। तो रेडियो सक्रियता हम लोग इसके आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडियो सक्रियता क्या होती है ना। रेडियो सक्रियता के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है कि रेडियो सक्रियता क्या होती है तथा रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है ना। तो हमने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल लगता है, एक तो
दोनों धन आवेशित है तो विकर्षित बल लगता है। और एक नाभिकीय बल है जो आकर्षित बल है। नाभिकीय बल जो न्यूक्लियस के अंदर लगता है, तो मैंने कहा था कि नाभिकीय बल आकर्षित बल होता है ना। तो दो तरह का बल लगता है। आकर्षित बल उसको बांधने की कोशिश करता है, विकर्षित बल उसको एक दूसरे से हटाने की कोशिश करता है। फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी आकर्षित बल है। ये प्रोटॉन, लेकिन ये आकर्षित बल जो होता है ये नाभिकीय बल होता है। न्यूट्रॉन के बीच में भी आकर्षित बल होता है। ये जो है वो, ये तीनों जो है वो नाभिकीय बल होता है, जो नाभिक के अंदर ही लगता है, इसको नाभिकीय बल बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमेशा आकर्षित बल होता है। लेकिन प्रोटॉन के बीच में विकर्षण लगता है। जब ये विकर्षण ज्यादा हो जाता है, आकर्षण से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे नाभिक स्वतः ही टूटने लगते हैं। स्वतः ही ऐसे नाभिक को भारी नाभिक कहा जाता है, हेवी न्यूक्लियस बोला जाता है। तो ऐसे नाभिक जो होते हैं उनको भारी नाभिक बोला जाता है। और ऐसे भारी नाभिक खुद ही अपने का विखंडन करते हैं, स्वतः ही अपने आप को जो है वो तोड़ना शुरू करते हैं। क्योंकि ये अगर विकर्षण ज्यादा हो जाता है तो जो उसका अस्थाईपन है, जो स्टेबिलिटी है, वो घट जाता है। और स्टेबिलिटी घटने का मतलब है कि उसका जो ऊर्जा है वो, स्टेबिलिटी अगर आपका घट जाएगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगा। ऊर्जा बढ़ने का मतलब है कि कैसे इसके अंदर जो ऊर्जा है वो कैसे अगर बढ़ी रहती है तो उसका वो उत्सर्जन कैसे करता है, तो ये उत्सर्जन स्वतः ही करता है। तो रेडियो सक्रियता जो होती है, मतलब ऐसे पदार्थ जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये सारे रेडियो सक्रिय तत्व हैं या रेडियो सक्रिय पदार्थ जो भी होते हैं, वो हमेशा अपना विखंडन खुद ही करते हैं। और आप उसको किसी प्रोसेस से रोक नहीं सकते, वो विखंडन चलते ही रहता है। उसको आप थोड़ा उसकी ऊर्जा का आप यूज जरूर कर सकते हैं, जो ऊर्जा वो उत्सर्जित करता है, लेकिन आप उसको किसी भौतिक माध्यम से या किसी भी माध्यम से रोक नहीं सकते। मतलब रेडियो सक्रियता में जो होता है, कोई भी एक नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर जो विकर्षित बल होता है बहुत ज्यादा होने से वो नाभिक जो है वो अस्थाईपन उनका घट जाता है, टूटने लगते हैं। और वो अपना जो ऊर्जा है, मतलब उनके पास जो ज्यादा ऊर्जा होता है उसका विकिरण करना शुरू कर देते हैं, जिसमें किसी पदार्थ का नाभिक स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं। और ये विकिरण जो उत्सर्जित करता है वो 3 कणों के रूप में करता है। अल्फा कण होते हैं जो हीलियम को बोला जाता है, हीलियम न्यूक्लियस को बोला जाता है। फिर बीटा है, वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के रूप में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का उसके अंदर क्या कहते हैं, रेडिएशन होता है, और इसलिए अल्फा कण है, बीटा कण है। और जो तीसरा है वो गामा किरण होता है। तो अल्फा बीटा कण होते हैं, ये अल्फा कण है, बीटा कण है, और गामा किरण होता है। तो ये रेडियो सक्रिय तत्व ऊर्जा को जो विकिरण करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं, अल्फा कणों के रूप में, बीटा कणों के रूप में, और गामा किरणों के उत्सर्जन द्वारा अपने ऊर्जा का विकिरण करके अपने ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। और एक स्टेबिलिटी के डायरेक्शन में, जो हमने कहा था ऊर्जा जब भी कोई कम करता है तो उससे अपना स्थायित्व तो बढ़ाता है, तो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि विकर्षण ज्यादा हो गया है तो उसकी वजह से उनका स्टेबिलिटी घट जाता है। और विकर्षण ज्यादा होने से अगर स्टेबिलिटी घटा है तो वो अपने को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। जब विकर्षण ज्यादा है, स्टेबिलिटी घट गया है, मतलब स्थायित्व घट गया है, तो इसका मतलब है इसकी ऊर्जा बढ़ गई है। मैंने बताया था कि स्थायित्व किसी का अगर घट जाता है तो ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थायित्व बढ़ जाता है तो ऊर्जा घटती है। तो कोई भी चीज अपने आप को अस्थायी बनाना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, तो इसको ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन ये प्रक्रिया जो है ये अपने आप होती है, स्वतः होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। और ये इसलिए नाभिक प्रक्रिया है, नाभिक के अंदर ये होता है, इसलिए नाभिक प्रक्रिया होती है। और नाभिक से ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने द्रव्यमान को के उत्सर्जन, मतलब ऊर्जा के उत्सर्जन द्वारा अपना विखंडन करते रहते हैं। और ये विखंडन 3 तरीके से करते हैं, जिसमें कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों के उत्सर्जन द्वारा वो अपने एनर्जी का ह्रास करते हैं, एनर्जी को का क्षय करते हैं। और एनर्जी का क्षय करेंगे तो पता है कि एनर्जी के समतुल्य जो द्रव्यमान होगा वो उनका कम हो जाता है। तो मतलब एक नाभिक जो है वो दूसरे नाभिक में बदल जाता है। जैसे यूरेनियम है तो वो टूट करके थोरियम में, प्लूटोनियम में, घटता घटता लेड में, जो सीसा होता है उसमें चला जाता है। और ये प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती है।
ठीक है ना। इसलिए बहुत खतरनाक होता है ये, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा गामा जो किरण है ये सारे के सारे हमारे बॉडी को पास कर जाते हैं, हमारे बॉडी से पास करते हैं। इसलिए ये कैंसरस कैंसर हम लोग को अगर ज़्यादा इनका किरण हमारे बॉडी से पास होगा तो हमारे मतलब जो ह्यूमन बीइंग है या किसी को भी कैंसर होने का खतरा हो जाता है, क्योंकि ये हमारे सेल को, जो हमारे बॉडी का जो कोशिका है उसको उसका शकल बदल देते हैं, म्यूटेट कर देते हैं। और उस वजह से किरण बहुत ही पावरफुल होता है ये किरण, और इस वजह से उसकी एनर्जी की वजह से उसका जो जीन है वो चेंज हो जाता है, और वो हमारे जो माइंड से कंट्रोल है उस कोशिका का खत्म हो जाता है, और वो कोशिका जैसे तैसे बढ़ने लगती है, कैंसर हो जाता है। तो ये किरणों से जो एक्स रेज है, गामा रेज है, ये सब ये ऐसे एक्सरे के बारे में बात आप जानते हैं कि एक्सरे लोग कराते हैं, तो वो भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उससे भी कैंसर होने का खतरा रहता है। तो वो कारण वही है कि हमारा कोशिका जो है वो म्यूटेट मतलब बदल जाने की प्रवृत्ति रखता है, ज़्यादा एनर्जी आप उसको देते रहेंगे तो ये अल्फा बीटा गामा इसलिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली पेनिट्रेटिव होता है, छेद करके मतलब हमारे बॉडी में पास कर जाता है, हमको पता भी नहीं चलता, और उसके द्वारा कोशिका को का जीन जो है वो बदलने की कोशिश करते हैं, बदल सकते हैं, और इसलिए ये खतरनाक किरणें होती हैं। तो ये जो जहाँ पे भी ये तत्व होते हैं, जैसे यूरेनियम कहीं पे भी पड़ा हुआ है, तो यूरेनियम जो है वो ऊर्जा का विकिरण करता रहता है, अपने द्रव्यमान को घटाते रहता है, द्रव्यमान का क्षय करते रहता है। तो कहीं पे भी रखा हुआ अगर है हमारे पृथ्वी के अंदर भी है, तो धीरे धीरे उसका प्रोसेस डीके होते रहता है, क्षय होते रहता है। तो ऐसे तत्व जो होते हैं ये इन किरणों के द्वारा अपना क्षय करते हैं, ऐसे तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो 3 किरण का करते हैं, लेकिन कोई भी तत्व एक साथ अल्फा नहीं कर सकता और एक साथ बीटा भी, मतलब एक साथ अल्फा और बीटा दोनों नहीं कर सकता। एक तत्व एक बार में अल्फा करता है, दूसरा तत्व दूसरा कोई भी तत्व बीटा कर सकता है, तो ऐसा लेकिन अलग अलग होता है। गामा का करके जो उत्सर्जन होता है हमेशा अल्फा के साथ भी होता है, बीटा के साथ भी होता है। तो ही मैंने लिखा है कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा तथा बीटा दोनों कणों का एक साथ उत्सर्जन नहीं करता है। कुछ तत्व अल्फा कण का उत्सर्जन करते हैं तथा कुछ अन्य तत्व बीटा कण का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन गामा अल्फा के साथ भी उत्सर्जित होता है, बीटा के साथ भी उत्सर्जित होता है। मतलब गामा किरणें हमेशा अल्फा के साथ ही निकलती है या बीटा के साथ ही निकलती है, ये ध्यान रखना है। तो अल्फा भी निकलेगा तो भी निकलेगा वो किरण, बीटा भी निकलेगा तब भी निकलेगा, है ना। बाद में हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे कि अल्फा बीटा किरणों का क्या प्रकृति होता है, और वो जो है कैसे बिहेव करते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कौन धन आवेशित है, कौन ऋण आवेशित है ना, कौन उदासीन है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं, कौन हाईली पेनिट्रेटिव है, मतलब भेदन क्षमता किस में ज़्यादा है सबसे, तो ये वेधन क्षमता है, वो उसके बेसिस पे हम लोग अल्फा बीटा गामा का जो है अंतर वो करेंगे। वो आ सकता है आपको, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, और पूछ भी सकता है कि ये प्लेट डालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र डालेंगे तो कौन उसके डायरेक्शन में जाएगा, कौन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आएगा, कौन नहीं आएगा, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो रेडियो सक्रियता से जो हमारी किरणें के बारे में प्रकृति है उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है, तो अगले वीडियो में हम उसको करेंगे, ठीक है। तो पढ़िए इसको तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय।